नमस्कार दोस्तों। बानी का घर। ऋषभ की कार बानी के घर के आगे रुकती है। बानी कार से उतरकर जाने लगती है। फिर बानी पीछे मुड़कर ऋषभ को भी अंदर आने के लिए कहती है। ऋषभ और बानी दोनों घर के अंदर जाते हैं। अंदर आकर बानी उसे बैठने के लिए कहती है। चाय या कॉफ़ी? बानी उससे पूछती है। कॉफ़ी, ऋषभ ने कहा। बानी वहाँ से ऋषभ के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में चली जाती है। ऋषभ वहाँ हॉल में खड़े होकर बानी को देखने लगता है। बानी ने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। उसकी नज़र बानी की एक फैमिली फ़ोटो पर जाती है जिसमें बानी के अपने माँ पापा, बेहान और रिया के साथ खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। बानी कॉफ़ी लेकर आती है। बानी कॉफ़ी का कप ऋषभ को देती है और चुपचाप ऋषभ के सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है। आप मॉम के बारे में सोच रहे हैं? ऋषभ उसे चुप बैठा देखकर पूछता है। हाँ, माँ को हमारे बारे में कैसे पता हम कौन हैं? बानी ने कहा। बानी, जिस दिन हमारी शादी हुई थी आप मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं बुरी तरह टूट गया था। अगली सुबह जब मैं घर पहुंचा तो मॉम ने मेरे चेहरे से ही पता लगा लिया था कि मैं परेशान हूँ और ज़रूर कोई बात है। इसलिए जब वो मेरे रूम में आई तो मॉम ने मुझे अपनी कसम दे दी। तब मैंने उन्हें आपके और हमारे शादी के बारे में बता दिया और आपकी मुझे छोड़कर जाने की वजह भी। ऋषभ ने जब ये कहा तो बानी ने हैरानी से ऋषभ को देखती है। मॉम को यह सब सुनकर एक धक्का लगा। उन्हें यकीन नहीं हुआ उनके बेटे ने ऐसी हरकत की है, इसलिए उन्होंने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा। आपको पता है बानी, मेरी मॉम ने आज तक मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, पर उस दिन मैं उन्हें देखते ही रह गया। मैं समझ गया कि मॉम अंदर तक हर्ट हुई हैं। मॉम ने मुझसे कह दिया था कि जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी वो ना मुझे माफ़ करेंगी ना ही मुझसे बात करेंगी। ये बोलते हुए ऋषभ की आंखें नम हो जाती हैं। उसकी बातें सुनकर बानी को भी ऋषभ के लिए बहुत बुरा लगता है। बानी उठकर ऋषभ के पास आती है और उसके हाथ पर हाथ रख देती है। पता है बानी, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं आपके साथ ही नहीं किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मुझे ये साहिल की शर्त के लिए करना पड़ा क्योंकि मेरे डैड के कुछ शेयर्स उसके डैड के पास थे जो हमारी मॉम के लिए बहुत ज़रूरी थे। मेरी डैड के जाने के बाद मॉम बहुत मुश्किलों के साथ मुझे अकेले बड़ा किया है। वो शेयर्स डैड, मॉम और साहिल के डैड ने अपनी बनाई हुई कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। अचानक एक दिन डैड की तबीयत ख़राब हो गई और उस समय वो 10 साल का था। डैड ने अपनी आखिरी समय पर मुझे अपने शेयर्स मिस्टर खन्ना से लेने को कहा क्योंकि वो उनके मेहनत के कमाए हुए शेयर्स थे, और इतना बोलकर वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इसलिए मुझे ऐसा करने के लिए मैंने आपके साथ गलत किया, पर आप मेरा विश्वास कीजिए, शादी की रात मैंने साहिल को वहाँ नहीं बुलाया था। मैंने ये सब अपनी मॉम और डैड के लिए किया। मैं जानता हूँ मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए बानी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। ऋषभ उसके हाथ पर हाथ अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहने लगा। ऋषभ जी, आपने जो किया है किसी मजबूरी में किया था, पर हम क्या करें? आप ही हमें बताइए। नहीं भूल पा रहे हम उस रात को जो हमारे साथ हुआ, और उसकी वजह सिर्फ आप थे। आपकी वजह से हमारा परिवार भी हमसे दूर हो गया। हम आपको कैसे माफ़ कर दें? बानी अपना हाथ ऋषभ के हाथ से हटाते हुए कहती है। मैं जानता हूँ आप मुझे इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर पाएंगी, पर मैं आपकी माफ़ी का लेकर ही रहूँगा और ये आपके पति का वादा है आपसे। ऋषभ ये बोलकर बानी के माथे को चूमकर वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्यों ऋषभ जी आप पर ये दिल विश्वास करना चाहता है। आपके पास आने से, आपके छूने से हमारे दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। आपको हमें सिर्फ अपने लिए प्यार दिखता है, सिर्फ बेतहा प्यार। लेकिन हम क्या करें, हम अपने जहन से, उस रात के हादसे और आपके दिए दर्द को नहीं भूल पा रहे हैं। बानी मन ही मन कहती है। बानी अपना फ़ोन उठाकर दिशा को कॉल कर देती है। साहिल अपने कमरे में घूमते हुए चक्कर काट रहा था। उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ बानी को पा लेने की जिद सवार हो रखी थी। वो काफ़ी गुस्से में था, लेकिन अब उसके लिए बानी को पा लेना इतना आसान नहीं होने वाला था, कारण वो अब ऋषभ की पत्नी मिसेस बानी ऋषभ रायचंद बन गई थी। ऋषभ अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका था और ऋषभ के डैड के जो शेयर्स उनके पास थे वो भी ऋषभ ने उनसे ले चुका था। मतलब इस वक्त साहिल चाह कर भी ऋषभ से मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी उसके कमरे में लड़की आती है। उस लड़की ने ब्लैक मिनी स्कर्ट, वाइट टॉप, कंधे तक बाल, गोरा रंग, हाई हील्स, मतलब वो खूबसूरत लग रही थी। ये साहिल की बहन नताशा खन्ना थी जो साहिल से 1 साल बड़ी थी। नताशा अंदर आकर साहिल को देखती है जो पागलों के तो इधर से उधर चक्कर काट रहा था। ये क्या पागलों के तो इधर से उधर घूम रहा है? नताशा उसको रोकते हुए कहती है। नताशा को देखकर साहिल की आंखों में चमक, होठों पे शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसे पता था नताशा शुरू से ही साहिल को पसंद
ऋषभ को पसंद करती है। अब बानी और ऋषभ को दूर करके बानी को पाने में नताशा ही उसकी हेल्प कर सकती है। नताशा, तुझे एक बात बतानी थी, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। साहिल ये बोलते वक्त जानबूझकर दुखी होने का नाटक करता है। कैसी बात, और मुझे कुछ बताने के लिए सोचना कब से पड़ने लगा? नताशा ने कहा। ऋषभ ने शादी कर ली है। साहिल एक सांस में ही बोल जाता है। क्या बोल रहा है तू होश में तो है ना? तू अच्छे से जानता है कि मैं ऋषभ से कितना प्यार करती हूँ। वो मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता, नताशा गुस्से में बोलती है। मैं सच बोल रहा हूँ, ऋषभ ने शादी कर ली है और मैं उसकी पत्नी से आज मिला भी हूँ। साहिल उसे भड़काते हुए कहता है। अगर ऐसा है तो उसे लड़की को ऋषभ की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। ऋषभ सिर्फ मेरा है, सिर्फ नताशा खन्ना का। नताशा गुस्से में बोलती है। साहिल अपने प्लान के सक्सेसफुल होने पर मुस्कुराने लगता है। सुबह का वक्त था। बानी ऑफिस के बाहर ऑटो से उतरती है। वो आज अकेले ही ऑफिस आई थी क्योंकि बानी जानती थी अगर ऋषभ ने उसे फिर से रोहन के साथ देख लिया तो रोहन के लिए अच्छा नहीं होगा। बानी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहती थी। बानी ऑफिस के अंदर आकर लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है। लिफ्ट के सामने जाकर वो उसके खुलने का इंतज़ार करने लगती है। लिफ्ट खुलने पर वो उसके अंदर चली जाती है। लिफ्ट के अंदर जाते जैसे ही बानी सामने देखती है तो उसे वहाँ ऋषभ खड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखकर बानी चौंक जाती है। गुड मॉर्निंग बीबी, ऋषभ मुस्कुराते हुए बानी से बोलता है। बानी उसे बिना कुछ बोले वापस मुड़कर जाने लगती है। इससे पहले बानी लिफ्ट से बाहर निकलती ऋषभ उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है और लिफ्ट की दीवार से लगा लेता है। ये आप क्या कर रहे हैं? बानी ने हैरान होते हुए कहा। तभी अचानक लिफ्ट में झटका लगता है और लिफ्ट अचानक से रुक जाती है। इससे बानी अपने आप को संभाल नहीं पाती और ऋषभ के ऊपर गिर जाती है। इसी बीच में बानी के होंठ ऋषभ के होठों से छू जाते हैं। बानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। बेचारी बानी को क्या पता था, उसने ऋषभ को अपने करीब आने पर फिर से मौका दे दिया। बानी पीछे की ओर हटने लगती है लेकिन ऋषभ उसकी कमर को और कस के पकड़ लेता है, जिससे बानी हिल भी नहीं पाती। ऋषभ और कसकर उसके होठों को अपने होठों में गिरफ्त में कैद कर लेता है और धीरे धीरे बानी को किस करने लगता है। बानी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। काफ़ी मेहनत के बाद भी ऋषभ उसे नहीं छोड़ता तो बानी अपने बालों में से हेयर पिन निकालकर ऋषभ को चुभो देती है और इसी बीच लिफ्ट फिर से चलने लगती है। ऋषभ दर्द से चिल्लाता हुआ बानी को छोड़ देता है। ऋषभ की पकड़ से छूटकर बानी को ऐसा लगता है जैसे काला पानी का कैद से छूटी हो। बीबी, दर्द हो रहा है आपको? क्या अपने पति पर तरस नहीं आता? ऋषभ जानबूझकर उसे टीज करते हुए कहता है। वो फिर बानी इसको अपने पास खींच लेता है और जो आप ये हरकत कर रहे थे, बानी ने उसकी बाहों में कसमसाते हुए कहता है। कैसी हरकत? ऋषभ ने कहा। आपने मुझे, बानी बोलते हुए रुक जाती है क्योंकि आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। बोले, बीबी कौन सी हरकत? ऋषभ अब जानबूझकर छेड़ने लगता है। कुछ नहीं, आप बस हमसे दूर रहें, बानी अजीब सा मुँह बनाते हुए कहती है। बानी का ऐसा अजीब सा मुँह देखकर ऋषभ को हंसी आने लगती है और वह अपनी हंसी दबा लेता है। आप खुद ही तो मेरे पास आती हैं, अब मुझे दूर करने के लिए बोल रही हैं। आप सीधे सीधे कहिए ना, आपको मेरे पास आना अच्छा लगता है, मेरा किस करना। और ऋषभ आई विंग करते हुए अपनी बात को जानबूझकर अधूरी छोड़ देता है। उसकी बात सुनते ही बानी के गाल लाल होने लगते हैं। देखिए बानी, दिखाइए, ऋषभ ने कहा। आप ज़्यादा मत बनिए मत, बानी ने कहा। बनने की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने मुझे ऑफिशियली छुट्टी लेकर बनाया है, ऋषभ ने कहा। आपकी गलत फहमी है, बानी ने कहा। पर अच्छी है, ऋषभ ने कहा। दोनों की नोकझोंक चल रही थी, इतने में लिफ्ट ओपन हो जाती है और ऋषभ लिफ्ट से बाहर चला जाता है। ये ऋषभ जी दिन ब दिन हमारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, बानी लिफ्ट से बाहर आकर बोलती है। अभी तो आपके करीब आया हूँ, धीरे धीरे आपके करीब होते हुए आपके दिल में और आपकी सांसों में समा जाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ऋषभ धीरे से बानी के कान में पास बोलता है। आप तो चले गए थे, तो बानी उसे फिर से वहाँ देखकर चौंक जाती है। मैं आपके पास कहीं नहीं जाऊंगा और ये मेरा वादा है, ये बोलकर ऋषभ बानी के गाल पर किस करने लग जाता है और इसी तरीके से फिर वो जाता है अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। बानी डिजास्ट डिपार्टमेंट की ओर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर केबिन में जाने वाली होती तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है। बानी पीछे मुड़कर देखती है तो वो रोहन था। बानी रुको, रोहन उसे आवाज़ देता है। बानी रुक जाती है। रोहन दौड़ता हुआ उसके पास आता है। क्या हुआ रोहन? बानी उसके साथ अंदर केबिन में जाते हुए कहती है। बानी, आज तुम अकेले ही ऑफिस आ गई? मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, फिर तुम्हारे पड़ोसी ने मुझे बताया कि तुम वहाँ जा चुकी हो, रोहन शिकायत भरी आवाज़ में कहता है। रोहन, वो क्या है ना, अब हम ऑफिस अकेले ही आया करेंगे, काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया है,
और तुम्हारा केबिन और वर्क साइकिल सर ने और लोगों के साथ कर दिया है, तो हमारा काम भी अलग अलग हो गया है। वैसे भी हमें जल्दी यहाँ आकर काम भी देखना होता है, तो इसलिए हम जल्दी आ गए थे। आप हमारे लिए परेशान न हो, बानी बहाना बनाकर रोहन से कहती है। हाँ, मेरा काम तो अलग हो गया, पर हम लंच टाइम में तो ज़रूर मिलेंगे, रोहन चहकती हुई आवाज़ में कहता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। ओके बानी कहते हैं और रोहन वहाँ से चला जाता है। ऋषभ का केबिन, ऋषभ अपने काम ही कर रहा था कि उसकी नज़र सामने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ती है, जहां बानी और रोहन एक दूसरे से बातें कर रही थी। ऋषभ का ये देखकर बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। इस इंसान की दिक्कत क्या है, जब देखो मेरी बीवी के पास आकर मिलता है। मैंने इसका काम भी दूसरी जगह पर करा दे, लेकिन इसे फिर भी बानी के करीब ही रहना है। इसका कुछ परमानेंट इलाज तो करना ही पड़ेगा, ऋषभ अपने मन में गुस्से से कहता है। ऋषभ अपनी कुर्सी से उठता है और केबिन के दरवाजे पर आकर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने पर्पल कलर की वन पीस ड्रेस पहने, हाई हील्स, डार्क मेकअप और बाल खुले थे। वो लड़की अंदर आकर ऋषभ के गले लग जाती है। नताशा, ऋषभ चौंक कर बोलता है। जी, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नताशा थी। जब से उसने साहिल के मुंह से ऋषभ की शादी के बारे में सुना था, वो पागल सी हो गई थी। इसलिए वो ऑफिस आकर देखना चाहती थी कि ऋषभ की वाइफ कौन है, अगर है तो उसे अपने रास्ते से हटा सके, या फिर जो कुछ भी साहिल ने कहा था वो सच है या नहीं। ओ ऋषभ, आई मिस यू सो मच, नताशा उसके गले लगकर कहती है। ऋषभ अचानक नताशा के ऐसे गले लगने से उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। बेशक वो और नताशा बचपन के दोस्त थे, लेकिन वो हमेशा नताशा से एक दूरी बनाकर रखता था। उससे नताशा का बार बार अपने ऐसे करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो बानी के अलावा ना किसी लड़की के करीब गया था, ना ही जाना चाहता था। लेकिन आज शायद ऋषभ का दिन खराब था। तभी बानी उसके केबिन में ऋषभ को कुछ डिज़ाइन दिखाने के लिए आती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो उसकी नज़र सामने पड़ती है, जहाँ ऋषभ और एक लड़की एक दूसरे मिले हुए थे। उन दोनों को इतने करीब देखकर बानी को बहुत गुस्सा आने लगता है। उसे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि वो इस लड़की को ऋषभ से अलग करके उसका मुँह नोच ले। तो आज की कहानी इतने ही। अगला पार्ट देखने के लिए आप वेट करिएगा, क्योंकि अगला पार्ट आपको कल ही मिलेगा। और आपको आज का पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। हमारी कहानी कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों।